हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो आगामी रेलवे, एएलपी, ग्रुप डी और टेक्निकल संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन यूट्यूब पर चल रहा है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम लोग इसके पहले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कृपया जो भाई इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर जाकर वीडियो को देखें और वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्र और भाई के पास शेयर कीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम लोग 3 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत और वैद्युतिक पदार्थ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में टॉपिक है ऑर्डर ऑफ इंसुलेटिंग ऑफ इंसुलेटर, यानी अचालकों का अचालकता का क्रम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि क्वालिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण करना है। ठीक है, और आपका 3 नंबर में है सेमी कंडक्टर। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से तीनों के बारे में देखते हैं। हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ इंसुलेटिंग ऑफ इंसुलेटर, यानी अचालकों की अचालकता का क्रम। देखिए, जितने भी इंसुलेटर मटेरियल्स होते हैं उसका अचालकता का क्रम यानी अचालकता जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी कोई भी अचालक पदार्थ है कितना वोल्टेज को सहन कर पाता है, उसी को हम लोग अचालकता बोलते हैं। जैसे आपका पीवीसी हो गया, ये कितना वोल्टेज को सहन करेगा, VIR ये कितना वोल्टेज को सहन करेगा, यानी उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जानना अति आवश्यक होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, इसके पहले वाले क्लास में हम बताए थे। यानी किसी भी अचालक पदार्थ का वोल्टेज सहन करने की सामर्थ्य को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। यानी कोई भी अचालक पदार्थ है कितना वोल्टेज सहन कर लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी अचालक पदार्थ है, उस अचालक पदार्थ का वोल्टेज ग्रेड सहन शक्ति जानना अति आवश्यक है। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं कि कौन कौन से अचालक पदार्थ का कितना वोल्टेज सहन करने की क्षमता होता है। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ सीरियल नंबर है, यहाँ क्रम पदार्थ का नाम है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केवी प्रति मिलीमीटर में होता है। यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है उसकी मापन हमारा केवी प्रति मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, किसी भी अचालक पदार्थ के वोल्टेज सहन करने की क्षमता को ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। ठीक है, तो आइए 1 नंबर में हमारा है वल्कनाइज रबर। ठीक है, जिसको हम लोग VIR भी बोलते हैं, VIR यानी वल्कनाइज इंडियन रबर। इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ये आपका 30 से 50 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर होता है। ठीक है, आपका 2 नंबर में है अब्रक, जिसको माइका बोलते हैं। माइका का यूज इलेक्ट्रिकल उपकरण में कम्यूटेटर में किया जाता है या आपका इलेक्ट्रिक प्रेस में किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 20 से 60 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर होता है। यानी 1 मिलीमीटर में ये आपका 20 से 60 किलो वोल्ट तक क्या करेगा, वोल्टेज को सहन कर सकता है। ठीक है, आपका 3 नंबर में है बेकेलाइट। बेकेलाइट का यूज हम इसके पहले वाले क्लास में बताए थे कि बेकेलाइट का यूज जो होता है ये आपका रेडियो का, टीवी का कवर बनाने में या स्विच बनाने में, सॉकेट बनाने में, फ्यूज बनाने में क्या किया जाता है, बेकेलाइट का यूज किया जाता है। तो बेकेलाइट का जो केवी होता है 17 से 21 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, यानी सहन शक्ति। 4 नंबर में हमारा है लेडराइट पेपर। लेडराइट पेपर का यूज मशीन का वाइंडिंग करने में क्या किया जाता है, कॉइल और बॉडी के मध्य इंसुलेशन प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो लेदराइट पेपर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 12 से 17
किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर। 5 नंबर में हमारा है खनिज तेल। ठीक है, खनिज तेल जो होता है इसका उपयोग ट्रांसफार्मर ऑयल में या हाई एम्पियर का स्विच जो होता है उसमें किया जाता है, या एमसीबी रिले में किया जाता है, या मोटर के स्टार्टर में किया जाता है, ताकि स्पार्किंग होगा तो चिंगारी को उत्पन्न न हो। ठीक है, ट्रांसफार्मर में आपका खनिजीय जो तेल होता है उसका यूज वाइंडिंग को शीतलन और इंसुलेशन प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं खनिज तेल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 10 से 16 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर होता है। 6 नंबर में हमारा है प्रोसिलेन। प्रोसिलीन जो होता है एक प्रकार का इंसुलेटर है। इसका यूज जो होता है ओवरहेड लाइन में कंडक्टर और पोल के मध्य इंसुलेशन प्रदान करने के लिए इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, या आपका चीनी मिट्टी का जो फ्यूज बनता है हाई एम्पियर का, जैसे 32 एम्पियर हो गया, 64 एम्पियर हो गया, 128 एम्पियर होगा, ये सब जो बनता है आपका पोर्सिलीन का ही बनता है। ठीक है, तो इसका किलो वोल्ट होता है 8 से 12 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर। 7 नंबर में है हमारा साधारण कांच। साधारण कांच जो होता है जैसे आपका बल्ब का कांच हो गया, ट्यूबलाइट का कांच हो गया, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल उपकरण का कांच हो गया, तो इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है 4 से 6 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर होता है। अब आइए जी, वार्निश हो गया। वार्निश को हम लोग दूसरी भाषा में स्लैक भी बोलते हैं। इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 2 से 3 होता है। इलेक्ट्रिकल में वार्निश का उपयोग कहाँ किया जाता है? वाइंडिंग में। वाइंडिंग के ऊपर का जो क्या होता है कि इंसुलेशन कुछ समय तक यूज करने के बाद उसके ऊपर का इंसुलेशन झड़ जाता है, तो उस अवस्था में क्या किया जाता है कि फिर इंसुलेशन बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, वार्निश का लेप किया जाता है। ठीक है, या आपका जो कोर होता है चुंबकीय कोर, उस चुंबकीय कोर में लेमिनेशन प्रदान करने के लिए आपका वार्निश का यूज किया जाता है, जिससे एडी करंट लॉस ना हो। ठीक है, आगे हम लोग एडी करंट लॉस पढ़ना है। तो वार्निश का यूज कहाँ किया जाता है? किसी भी मशीन के वाइंडिंग में या ट्रांसफार्मर के कोर में क्या किया जाता है, लेमिनेशन प्रदान करने के लिए यानी अचालकता बनाने के लिए क्या किया जाता है, वार्निश का यूज किया जाता है। वार्निश का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 2 से 3 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर होता है। 9 नंबर में हमारा है कागज। कागज का जो यूज होता है वाइंडिंग करने के लिए, कोई भी मशीन हो, मोटर हो, जनरेटर हो या आपका ट्रांसफार्मर हो, उसमें वाइंडिंग करने के लिए एक कॉइल के लेयर से दूसरे कॉइल के लेयर के बीच इंसुलेशन प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है आपका कि कागज़ का यूज किया जाता है। तो कागज़ का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 1 से 10 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर। 10 नंबर में हमारा है स्लेट। स्लेट भी एक तरह का इंसुलेटर मटेरियल होता है। इसका भी इलेक्ट्रिकल में यूज अलग अलग जगह पर किया जाता है। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 1 से 2 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर होता है। 11 नंबर में है सूखी लकड़ी। ठीक है, जिसको ड्राई वुड बोलते हैं। सूखी लकड़ी का यूज इलेक्ट्रिकल में बड़े बड़े मोटर का या जनरेटर का पैनल जो बनता है सूखी लकड़ी का यूज करके बनता है, या आपका इलेक्ट्रिकल जो बोर्ड होता है स्विच बोर्ड, जिसमें स्विच सॉकेट और फ्यूज को कसा जाता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, आपका सूखी लकड़ी का यूज किया जाता है। ठीक है, या मोटर जनरेटर का फाउंडेशन नीचे जो जिसमें मोटर जनरेटर को कसा जाता है, फाउंडेशन में भी क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल में आपका यूज किया जाता है। या पुराने ज़माना का जो वायरिंग होता था जिसको बैटन वायरिंग बोलते थे, यानी लकड़ी के बीट पर जो वायरिंग किया जाता है, वहाँ पर भी क्या किया जाता है, सूखी लकड़ी का यूज किया जाता है। तो इसका जो होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 0.4 से 0.6 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर तक होता है। तो आई होप आप लोग को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग अचालक पदार्थ का समझ में आया होगा कि अलग अलग अचालक पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है। कंपटीशन के एग्जाम में आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछता है, जैसे में आपका प्रोसिलीन का पूछ सकता है, आपका ये खनिजीय तेल जिसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल का पूछता है, बेकेलाइट का पूछ लेता है, अब VIR या आपका PVC का पॉलीविनाइल का भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा। 2 नंबर में देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण करना।
ठीक है। तो देखिए, तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण कहने का मतलब है कि जितना भी इलेक्ट्रिकल में इंसुलेटर आते हैं, अचालक आते हैं, सभी को तापमान के आधार पर देखना है कि कौन सा अचालक पदार्थ कितना डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन कर सकता है। ठीक है। तो यानी जितना भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है, सभी के अचालक पदार्थ जो होते हैं उसका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कितना वह टेम्परेचर सहन कर सकता है, इसी के बारे में जानना है। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं बारी बारी से सभी पदार्थ के बारे में। देखिए, इसमें आपका ये सीरियल नंबर है, क्रम संख्या, ये वर्ग होता है, यानी अलग अलग वर्ग में बांट दिया जाता है कि मान लीजिए कि ई वाला अचालक पदार्थ है कौन सा वर्ग में आएगा, बी वाला अचालक पदार्थ है तो कौन सा वर्ग में आएगा। उसी तरह देखिए, वायु वर्ग जो होता है, वायु में आपका अधिकतम सुरक्षित तापमान आपका 90 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ठीक है। तो 90 डिग्री सेल्सियस कौन कौन अचालक पदार्थ सहन कर सकते हैं, जैसे आपका सूत हो गया यानी सूती कपड़ा, रेशम का कपड़ा हो गया जी रेशम, और सामान्य जो कागज़ होते हैं ये आपका 90 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर लेता है। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक का टेम्परेचर बढ़ेगा, उस अवस्था में सूती जो कपड़ा होगा वो जल जाएगा, रेशम होगा वो भी पिघल जाएगा, बरक जाएगा, और आपका कागज़ है तो वो भी जल जाएगा। ठीक है। ये आपका सुरक्षित तापमान रखा गया है 90 डिग्री सेल्सियस। देखिए, 2 नंबर में है वर्ग ए। वर्ग ए में जो सुरक्षित तापमान होता है 105 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इसके अंतर्गत भी सूती कपड़ा आते हैं, सूत आता है यानी रेशम आता है, तेल से भीगी कागज़ आता है। यानी ये जो सूत है इससे थोड़ा हेवी जो सूत आता है उसको हम लोग क्लास ए में रखते हैं, यानी 105 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रहता है। या भीगा हुआ, तेल में भीगा हुआ जो कागज़ होता है वो थोड़ा साधारण कागज़ से ज़्यादा टेम्परेचर को सहन करता है। ठीक है। अब 3 नंबर में हमारा है वर्ग ई। वर्ग ई का अधिकतम सुरक्षित जो तापमान होता है 120 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा लेदराइड पेपर। ठीक है। एम्पायर क्लॉथ यानी कपड़ा जो होता है सूती कपड़ा थोड़ा मोटा होता है और आपका फाइबर। देखिए जी, लेदराइड पेपर है या एम्पायर क्लॉथ जो है कपड़ा वो थोड़ा मोटा होता है। मोटा उटर का वाइंडिंग जब हो जाता है ना तो उसके ऊपर से क्या किया जाता है कि एम्पायर क्लॉथ को लपेट दिया जाता है ताकि उसे बाहरी आघात यानी चोट उट ना पहुँचे। ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। जैसे ही 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होगा इसका, लेदराइड पेपर का हो गया या एम्बरी क्लॉथ का हो गया, उस अवस्था में क्या होता है कि ये जल जाते हैं यानी खराब हो जाते हैं। ठीक है। 4 नंबर में हमारा है वर्ग बी। वर्ग बी के अंतर्गत आते हैं अधिकतम सुरक्षित जो तापमान होता है 130 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें आपका अबरक हो जाएगा, फाइबर हो जाएगा, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टर हो जाता है। ठीक है। 5 नंबर में हमारा है वर्ग एफ। वर्ग एफ के अंतर्गत आपका अधिकतम सुरक्षित जो तापमान होता है 155 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। इसके अंतर्गत वही पदार्थ आएगा जो वर्ग बी के अंतर्गत आता है, जैसे आपका अबरक हो गया, फाइबर ग्लास हो गया या एस्बेस्टर हो गया। ये थोड़ा हेवी जो होगा ना, इस ये वाला जो क्लास बी से क्लास एफ में जो अबरक आएगा वो थोड़ा हेवी रहेगा मटेरियल, तो वो हमारा 155 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन कर लेता है। होता नहीं है 2 क्वालिटी का सामान रहता है मार्केट में, 3 क्वालिटी का सामान रहता है, तो अलग अलग क्वालिटी रहता है, तो अलग अलग क्वालिटी के लिए अलग अलग कीमत चुकाना पड़ता है। कहावत है कि गुणवत्ता के लिए कीमत देनी पड़ती है, यानी जितना अच्छा गुण वाला सामान लीजिएगा उसके लिए आपको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि वर्ग बी में आपका जो 130 डिग्री टेम्परेचर वाला आएगा अबरक, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टर, और वही चीज़ आ जाएगा वर्ग एफ में 155 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन इससे थोड़ा हेवी रहेगा। यानी वर्ग बी से वर्ग एफ में जो रहेगा आपका अबरक रहेगा या फाइबर ग्लास वूल रहेगा या आपका एस्बेस्टर रहेगा, ये आपका हेवी क्वालिटी का रहेगा। 6 नंबर में हमारा है कि वर्ग एच। इसके अंतर्गत 180 डिग्री टेम्परेचर आते हैं सुरक्षित तापमान। इसके अंतर्गत रखा जाता है इलास्टोमर, जो अबरक, फाइबर ग्लास वूल और एस्बेस्टर से बना पदार्थ होता है। यानी सबको, अबरक को, फाइबर ग्लास को और एस्बेस्टर को, सभी को एक साथ मिश्रित करके मिलाकर जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर जो होता है
इसका अधिकतम सुरक्षित तापमान 180 डिग्री सेल्सियस रखा गया है और इसको एच श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। अब हमारा 7 नंबर में है वो क्लास सी यानी वर्ग सी में। वर्ग सी में देखिए 3 गो टेम्परेचर है। एगो आपका 200 डिग्री सेल्सियस है, एगो आपका 220 डिग्री सेल्सियस है और एगो आपका 250 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी आते हैं अभ्रक आ जाते हैं, चीनी मिट्टी का जो आता है फ्यूज हो गया, या आपका अब चीनी मिट्टी का स्विच हो गया, या आपका इंसुलेटर हो गया यानी पोल पर जो हम लोग लगाते हैं तार को बांधने के लिए, कांच हो गया, हैवी कांच, क्वार्ट्ज हो गया आता था, इससे बने पदार्थ हो गया। यानी जितना भी ये सब पदार्थ आपको अचालक पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इस सबसे बना पदार्थ भी क्या होता है, वर्ग सी के अंतर्गत आता है। तो जितने भी आपका अचालक मटेरियल होते हैं सब का टेम्परेचर कितने, कौन सा अचालक पदार्थ कितना टेम्परेचर को सहन करता है, सबको यहाँ पर हम आपको बारी बारी से समझा दिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जितने भी इंसुलेटर मटेरियल होते हैं उसका अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है। 3 नंबर हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर, जिसको अर्धचालक बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर देखिएगा वे पदार्थ जिनमें चालक और अचालक के गुण भिन्न भिन्न दशाओं में विद्यमान होते हैं उन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है। इसके परमाणु के नाभिक के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। जैसे में आपका कार्बन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया और सेलेनियम आदि हो गया। ठीक है। देखिए जी, हम लोग फर्स्ट नंबर पर थे कंडक्टर। तो कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह आसानी से हो जाए, जिसमें मुख्य इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिकतम होता है, उसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। कंडक्टर के बाहर नाभिक के बाहरी कक्षा में 4, 1, 2, 3 या 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़े थे अचालक। तो अचालक किसे कहते हैं, वो ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नगण्य होता है यानी नहीं होता है, उसे हम लोग अचालक बोलते हैं। ठीक है। यानी इसमें मुख्य इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नहीं के बराबर होता है। इसके परमाणु के नाभिक के बाहरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है। तो उसे हम लोग अचालक बोलते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बेकेलाइट हो गया, पीवीसी हो गया, VIR हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, पत्थर हो गया, ये सब अचालक श्रेणी में आते हैं। ठीक है। एगो होता है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वैसा मटेरियल्स होते हैं जिसमें कुछ हम लोग परिवर्तन ला देंगे ना तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है। अब देखिए चालक जो होता है, चालक, इसको हम लोग PTC बोलते हैं। PTC यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी कहने का मतलब है कि चालक में जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे यानी तापमान को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ते जाता है। ठीक है। और आपका अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक अर्धचालक जो मटेरियल होता है वो आपका NTC होता है, जिसको हम लोग निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी इसमें इसका जो प्रतिरोध होता है, जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर को बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे प्रतिरोध का वैल्यू कम होते जाएगा। और जब आप लोग जानबे करते हैं कि जब किसी भी पदार्थ का अगर प्रतिरोध कम हो जाएगा तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह यानी करंट का प्रवाह आसानी से होता है। ठीक है। तो जितने भी हमारे अर्धचालक मटेरियल होते हैं वो NTC होते हैं यानी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसमें कहने का मतलब है कि अगर आप उसमें कुछ डोपिंग कर देते हैं यानी अचालक पदार्थ में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। कोई भी अचालक पदार्थ है उसमें कुछ का कि आप अलग से कुछ डोपिंग कर दिए यानी एक्सट्रेनिक मटेरियल लेकर मिला देते हैं तो उसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास शुद्ध सतुई है और शुद्ध सतुई में क्या किए कि आप अलग से कुछ सतुआ मिला दिए तो उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ठीक उसी तरह आपका कि सेमीकंडक्टर जो मटेरियल्स होते हैं
उसको हम लोग इंस्ट्रीनिक मटेरियल बोलते हैं। अब बाहर से कोई अशुद्धि ले आकर और उसमें मिला दिए तो उसको एक्सट्रेनिक मटेरियल बोलते हैं, यानी मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग बोलते हैं। अब बाहर से जो पदार्थ ले आए उसको एक्सट्रेनिक, और जो पहले से पदार्थ था उसको इंस्ट्रीनिक बोलते हैं, और दोनों को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग बोलते हैं। जैसे ही अचालक पदार्थ में आप कोई भी बाहर से अशुद्धि मिला देते हैं तो उसमें चालकता का गुण बढ़ जाता है और उस चालक के जैसा व्यवहार करने लगता है। और अशुद्धि मिलाने के साथ साथ अगर उस अचालक पदार्थ में टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उस अवस्था में भी क्या हो जाता है, उसमें मुख्य इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाएगा उस अवस्था में उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। सेमीकंडक्टर हमारा अर्धचालक मटेरियल होते हैं। देखिएगा, आपका मोबाइल रहेगा या लैपटॉप रहेगा या कंप्यूटर रहेगा, जब शुरू में उसको चालू कीजिएगा ना तो बहुत स्लो काम करता है, लेकिन जैसे जैसे उसको ज़्यादा देर आप यूज कर लीजिएगा, जैसे आधा घंटा यूज कर लिए, 20 मिनट यूज कर लिए, उस अवस्था में होता क्या है कि उसके अंदर का जितने भी आईसी और कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, रजिस्टेंस हो गया, टंडिस्टर हो गया, ये सब जितने भी आपके कंपोनेंट लगे होते हैं वो हीट हो जाता है। जब हीट हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह यानी अधिक मात्रा में जल्दी जल्दी होने लगता है, जिससे हमारा पूरा सिस्टम क्या होता है कि बढ़िया से काम करने लगता है। लेकिन उसी सिस्टम में अगर आप वायरस घुस जाएगा तो क्या करता है, वो पूरा सिस्टम को स्लो कर देता है। ठीक है, तो आप लोग को सेमीकंडक्टर समझ में आया होगा कि सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। आपका कार्बन जो हो गया ये भी सेमीकंडक्टर है, क्योंकि इसके परमाणु के नाभिक के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। जर्मेनियम में भी 4 होता है, सिलिकॉन में भी 4 होता है। ये सब जितना भी होते हैं ये सब क्या है, अर्धचालक का गुण होते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ हम लोग बाहर से एक्सट्रेनिक मटेरियल मिला देते हैं तो इसमें चालकता का गुण आ जाता है, या टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसमें भी चालकता का गुण आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक मटेरियल। जितने भी अर्धचालक मटेरियल होते हैं उसका यूज जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, आईसी बनाने में, चिप बनाने में, ठीक है, या टंडिस्टर बनाने में, या डायोड बनाने में, या जीनर डायोड बनाने में, या एलईडी बनाने में, या लाइट इमिटिंग डायोड बनाने में, या एलसीडी बनाने में, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो इसको बोलते हैं। आज के डेट में तो टीवी जो होता है वो आपका एलईडी में आ रहा है, जिसको लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी उपकरण होते हैं ना, ये सब आपका अर्धचालक मटेरियल से ही बना होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अर्धचालक मटेरियल समझ में आया होगा कि अर्धचालक मटेरियल किसे कहते हैं और अर्धचालक मटेरियल को कैसे चालक के रूप में बदला जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्र, दोस्त, भाई के पास शेयर कीजिएगा। और हाँ, अपना राय जो है कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट को हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ठीक है, और आप जितना भी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं सभी का नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, ताकि आगे इसके रिवीजन करने में आपको सहूलियत मिले। और हाँ, जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है, एएलपी जो आने वाला है, ग्रुप डी जो आईटीआई पर आने वाला है, या टेक्निकल संबंधी जितना भी परीक्षा है, यूपीपीसीएल का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है, सब के लिए अपनी फिक्र रहिए, आराम से जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते जाइए। या आईटीआई का कोर्स हो वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, सबको अपनी निफिक्र से पढ़ते जाइए। आपका पूरा सिलेबस यूट्यूब पर ही करा दिया जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।